दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताजा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे इजराइल के पर खच्चे उड़ा दिए हमास ने, फिर से एक बार हमास के हमले से दहल उठा इजराइल। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को बताया जो है दुर्भाग्यपूर्ण। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती ने 370 पर फिर घेरा। आपको बताते चले गुलाम नबी आजाद ने 370 वाले मुद्दे पर प्रधानमंत्री से की अपील। और आखिरकार कैसे दोस्तों कांग्रेस ने बना लिया 24 का प्लान, कांग्रेस की नेक्स्ट मीटिंग में होगा एजेंडा तय। तो तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से जवाबी कार्रवाई से दहल उठा इजराइल, हमास ने उड़ाया इजराइल के परखच्चे। आपको बताते चले फिर से 10 से 12 सैनिक पूरी तरीके से घायल हो गए। दरअसल आपको बताते चले हमास के एक और हमले से इजराइल दहल उठा है। आपको बताते चले लगातार इजराइल भी वहां से हमले कर रहा है, उसी की जवाबी कार्रवाई में हमास भी जो है इजराइल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से हमास ने इजराइल के 10 सैनिकों को ढेर कर दिया। बता दें आपको काफी जख्मी हालत में है ये लोग। 370 हटने के ऊपर भड़क गई महबूबा मुफ्ती, इस फैसले को बता दिया दुर्भाग्यपूर्ण। दरअसल महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हमने पहले ही कहा था कि बीजेपी के एजेंडे को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बता दें एक दिन पहले ही महबूबा मुफ्ती ने कह दिया था कि हमें पता चला है कि बीजेपी के एजेंडे को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि 370 वाले फैसले को एक तरीके से सही ठहराया जाएगा। उन्हें एक दिन पहले ही पता था और वही हुआ दोस्तों। सीजीआई ने डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई ने मोदी सरकार के फैसले को सही साबित किया कि भैया उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है। भले ही दोस्तों सीजीआई चंद्रचूड़ ने फैसला लिया है, लेकिन 370 के ऊपर कई लोगों के बयान निकल कर आ रहा है। उसमें सबसे पहला बयान महबूबा मुफ्ती का ही है, जिन्होंने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बस सुप्रीम कोर्ट से ही अब उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी लोगों की उम्मीद को तोड़ दिया। आपको बता दें चले दोस्तों हमास और इजराइल के झगड़े के बीच में तुर्की की एंट्री। तुर्की बोला पूरी तरीके से मदद करेंगे हम हमास की, हमास को फिर से गाजा को खड़ा करेंगे। आपको बता दें गाजा में लगातार दोस्तों लाशों का दौर चालू है। आपको बताते चले परिवार वाले लाशें गिनते गिनते थक जाते हैं दोस्तों, लेकिन गाजा में लाशों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता है दोस्तों कि आम जनता की जानें आखिर कब तक जाएंगी, कब तक ये लोग यूं ही मरते रहेंगे, मलबे में दबे रहेंगे, और कब तक दोस्तों इजराइल इसी तरीके की कार्रवाइयां करता रहेगा। बहुत ही अफसोस की बात है दोस्तों कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश एक ऐसे इंसान का साथ दे रहा है जो मासूम लोगों की जानें ले रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता। भले ही अगर ये हमास करता तब भी मैं हमास के खिलाफ होता दोस्तों, लेकिन जो हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें चले दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने केश क्वेरी मामले में बीजेपी को ही लपेट लिया। अखिलेश बोले ये तो बीजेपी की नाकामी है जो कांग्रेस नेता के घर से इतने सारे पैसे मिल गए। दरअसल दोस्तों आजकल बीजेपी ने एक वो हथियार की तरह कांग्रेस के एक नेता को घेर रखा है जिसके घर से 250 करोड़ रुपए निकले, 300 या 250 करोड़ बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप समझिए इसमें असली नाकामी किसकी है? इसमें नाकामी तो सरकार की है। सरकार ने कहा था कि हम भैया काला धन बंद कर रहे हैं, नोटबंदी कर रहे हैं, अब काला धन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसको लेकर अखिलेश ने कहा कि कहां हुआ काला धन खत्म। उन्होंने कहा कि यह नाकामी कांग्रेस के नेता की नहीं है, यह नाकामी बीजेपी की है। इसी बहाने अखिलेश ने कहा कि न जाने कितने बीजेपी के नेताओं के घर से इसी तरीके से करोड़ों रुपए मिले हैं। पहले सरकार यह बताए कि उत्तर प्रदेश में कितने बीजेपी के नेताओं को वो पैसा वापस लौटाया गया और कितना पैसा सरकार के पास है। अखिलेश यादव ने बीजेपी से ही सवाल पूछ लिया इस मामले को लेकर। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें, वसुंधरा राजे नहीं है मानने को तैयार। दरअसल वसुंधरा राजे के सुर दोस्तों बागे हो चुके हैं। वसुंधरा किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है सीएम की रेस में वो सबसे पहला नाम अपना ही देखती है। आपको बता दें चले छत्तीसगढ़ का सीएम चुन लिया गया है, मध्य प्रदेश का भी लगभग तय हो गया है, लेकिन दोस्तों राजस्थान का पेज बहुत ही खतरनाक अटका हुआ है, क्योंकि वसुंधरा राजे किसी भी हाल में सीएम की कुर्सी गंवाना नहीं चाहती। वो चाहती है कि ये कुर्सी उनका अंडर में आए। यही कारण है दोस्तों जो वसुंधरा राजे के बागी सुर देखकर बीजेपी अपने सुर बदल रही है। हो सकता है वसुंधरा राजे को मना ले बीजेपी कुछ ना कुछ और ऑफर देकर, या फिर अगर वो नहीं मानती तो बीजेपी को उनको सीएम बनाना ही पड़ेगा, वरना दोस्तों कांग्रेस के साथ मिलकर भी वसुंधरा अपनी सरकार बना सकती है।
आपको बता दे चले दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग में लगातार गाजा के बच्चों का बुरा हाल। कल भी दोस्तों बिछ गई लाशें, उठने लगे नेतन्याहू के ऊपर सवाल। दरअसल दोस्तों अमेरिका का दोहरा चरित्र मेरे समझ से बाहर है, और आई थिंक आप सबके समझ से भी बाहर होगा। इसलिए समझ से बाहर होगा कि एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि लाशों का आंकड़ा कम करो, लोगों की जो मौतें हो रही हैं इसको कम करो। आपको बताते चले एक तरफ वो ये कह रहा है, दूसरी तरफ दोस्तों खुद भी जानता है अमेरिका कि गाजा की हत्यारा है एक तरीके से अमेरिका, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। जाहिर सी बात है गाजा में जो अटैक कर रहा है इजराइल दोस्तों, उसको मजबूती कहां से मिल रही है? जो बाइडेन से मिल रही है, क्योंकि जो बाइडेन ने दोस्तों बाकायदा पूरा खास करके एक बिल लाया था जिसमें कर्जा देने की बात कही, यानी कि मदद के लिए पैसे देने की बात की गई थी 206 करोड़ के लगभग। अब आप समझ सकते हैं पैसों से मदद की जा रही है, हथियारों से मदद की जा रही है, तो फिर इजराइल क्यों ना दोस्तों हमले करे। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भैया मौतों का आंकड़ा कम करो गाजा में युद्ध में। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लाशें बिछ रही हैं, और इसको भी अगर ये लोग सही बताते हैं तो ये लोग इंसान नहीं जानवर बन चुके हैं। आपको बताते चले दोस्तों अनुच्छेद 370 हटने के ऊपर भड़क गए गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद बोले एक सुप्रीम कोर्ट से ही हमें उम्मीद थी, उसने भी ये उम्मीद तोड़ दी। अब कहां जाए हम ये फैसले को लेकर। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, आजाद ने कहा, बल्कि इस फैसले को सुनने के बाद कई लोगों के सपने भी टूट गए। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी ने बिना असेंबली की इजाजत के, जबकि दोस्तों 370 को बिना असेंबली की इजाजत के कोई हटा ही नहीं सकता है। आप समझिए नहीं हटा सकता कोई, लेकिन उसके बावजूद भी इस बिल को हटाया गया और 370 को हटाया गया। उसके बाद आप समझ लीजिए इसको लेकर ही ये याचिका दायर थी। यही नहीं, जब 370 हटाया गया तो कई महीनों तक, लगभग 6 से 7 महीने, 5 से 6 महीनों तक महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, गुलाम नबी आजाद नहीं, फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, इन सबको नजरबंद रखा गया था ताकि ये लोग हल्ला ना मचाएं। अब आप खुद भी समझ सकते हैं कि फिलहाल स्थिति क्या बन चुकी है। आपको बताता चलूं दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े संजय रावत। संजय रावत ने बीजेपी को जमकर घेरा। संजय रावत ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज काले धन की चर्चा हो रही है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह भूल गए कि उनके ही नेताओं के घर से नोटों के बंडल निकलते। दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक में कितने लोगों के घरों से पैसे बरामद हुए आपने देखा। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी न जाने कितनी रेडें पड़ती हैं और कितने बीजेपी के नेताओं के घर से नोटों का खदान मिलता है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी अपने नेताओं के ऊपर क्या कार्रवाई करती होगी। ये केस कहां से आता है? सिंपल सी बात यह है कि कांग्रेस के एक नेता के घर से केस निकल गया तो बीजेपी ढिंडोरा पीट रही है, लेकिन बीजेपी को तो अफसोस मनाना चाहिए कि ये उसी की तो नाकामी है कि एक इंसान ने अलमारियों में नोट भरकर रखे हुए हैं और सरकार को कानो कान खबर ही नहीं है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस के नेता के घर छापा मारा, लेकिन अभी मैं लिख कर दे दूं बीजेपी के हजारों नेता ऐसे होंगे, लाखों ऐसे होंगे जिनके घर पर आप छापे मारोगे तो करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हो जाएगी, लेकिन बीजेपी अपने नेताओं के घर पर छापे नहीं पड़ाएगी। संजय रावत ने कहा कि सिर्फ बीजेपी को विपक्षी दिखाई देता है, ईडी सीबीआई तमाम कार्रवाइयों के लिए सिर्फ विपक्षी जिम्मेदार है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हमास और इजराइल की जंग के बीच में हिजबुल्लाह ने किए फिर से ताबड़तोड़ हमले, दहल उठा इजराइल। दोस्तों इजराइल की बोलती हुई बंद। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह के अटैकों से इजराइल बहुत परेशान हो चुका है। इजराइल को समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिरकार ऐसा क्या करे कि हिजबुल्लाह रुक जाए, लेकिन हिजबुल्लाह दोस्तों मानने को तैयार नहीं है। आपको बताते चले हिजबुल्लाह एक फाइटर की तरह ये लड़ाई लड़ रहा है। सीधी सी बात यह है कि हिजबुल्लाह ने कई ठिकाने इजराइल के फिर से लेबनान बॉर्डर से उड़ा डाले। यही कारण है दोस्तों जो हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों से काफी परेशान आ चुका है इजराइल। और इजराइल जो है वो लेबनान में बार बार ये अपील कर रहा है कि हिजबुल्लाह को रोका जाए वरना हम हमले कर देंगे उधर भी। सीधी सी बात ये है दोस्तों हिजबुल्लाह कुछ भी करें, ये लोग हिजबुल्लाह रुकने को तैयार नहीं है। जैसे फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं वैसे ही वो इजराइलियों को अपने निशाने पर ले रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से कांग्रेस का प्लान हुआ ऑन 2024 के लिए। दोस्तों गुजरात की 26 सीटों पर कांग्रेस की नजर जो है लोकसभा सीट जीतने के लिए जो है अपने कुंभे को मजबूत कर रही। दरअसल आपको बता दें लोकसभा की 26 सीटें गुजरात में, जिसमें से दोस्तों कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है।
अब ऐसे में गुजरात में दोस्तों कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए शक्ति सिंह गोयल को वहां की कमान सौंपी थी। ऐसे में अब की बार आपको बताते चले उन 26 सीटों पर कांग्रेस की नजर है, क्योंकि अभी तो एक भी नहीं है लोकसभा की वहां से। लेकिन आने वाले समय में अगर कांग्रेस को यहां से 2, 4, 5, 10 जितनी भी सीटें मिलती हैं, ये कांग्रेस के लिए फायदे का ही काम होने वाला है। आपको बताते चले लोकसभा की जो सीटें हैं, अब की बार आकलन ऐसे बिठाया जाएगा कि विपक्ष के खाते में ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि विपक्षी इंडिया गठबंधन की कमान संभालेगा। और दोस्तों लोकसभा का चुनाव बहुत जरूरी है, इस बार बदलाव की हवा चलना चाहिए और देश का पीएम बदल देना चाहिए, क्योंकि 10 साल में कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, और 10 साल बहुत होते हैं अपने आप को साबित करने के लिए। लेकिन हमें तो 10 साल में कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि जिसकी तारीफ कर दी जाए कि हाँ भैया प्रधानमंत्री ने 10 साल में ये कर दिया। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल 19 तारीख के दिन होगी इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली की। इस बैठक में होने वाला है एक ऐतिहासिक फैसला, बड़ा फैसला लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों इंडिया गठबंधन की इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जाना है। बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन की बैठक में आने वाले लोकसभा सीटों पर आकलन किया जाएगा और यह भी पता किया जाएगा कि आखिरकार कितनी सीटों पर कौन से जगह पर खड़ा होकर किसको चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बता दें लोकसभा का मामला राज्यसभा से बिल्कुल अलग होता है और इस सीटों के आकलन को लेकर हमेशा ही थोड़ी बहुत खींचतानियां भी होती हैं। लेकिन अब की बार बताया जा रहा है कि फिलहाल इस मामले को लेकर एक नई प्लानिंग में है विपक्ष अपनी पूरी प्लानिंग बना रहा है कि वो किसी भी तरीके से दोस्तों इस बैठक में एक बड़ा फैसला ले सके। आपको बता दे चले दोस्तों फिलहाल केजरीवाल ने फिर से बीजेपी को लपेटा। केजरीवाल बोले बीजेपी ने ही मनोज जो है यहाँ पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को फंसाया है। आपको बता दे चले संजय सिंह मनीष सिसोदिया की तारीफ करते हुए केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटा, कहा उनके मन में चोर है, खोट है, इसीलिए वो हमारे सच्चे नेताओं पर हमले करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि हम देश में अपनी सरकार चलाएं, बीजेपी हमें खत्म करना चाहती है, वो आम आदमी पार्टी से डरती है। आपको बता दे चले दोस्तों केजरीवाल के दावों से बीजेपी पूरी चित हो चुकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि फिलहाल इस वक्त सरकार ने जानबूझ के हमारे तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर रखा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की जंग में आ सकता है नया मोड़। सीज फायर को लेकर तमाम सऊदी के जो देश है, अरब देश दोस्तों, वो गुहार लगा रहा है। दरअसल आपको बताते चले लगातार गाजा में मच रही तबाही और दोस्तों हमास इजराइल की जंग से परेशान आ चुके हैं अरब देश चाहते हैं कि फिलहाल इजराइल इस जंग को रोक दे और यहीं पर खत्म कर दे। आपको बता दे चले इजराइल मानने को तैयार नहीं है, उधर हमास भी अपनी जंग रोकने को तैयार नहीं है। इजराइल दोस्तों लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी करता है, यही नहीं वो लोगों को मारकर दोस्तों सिर्फ ये कहता है कि हम तो अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं। ये कैसी आत्मरक्षा है जहां पर लोगों की जानें ली जा रही हैं। गाजा में मासूम बच्चों की मैंने हालत देखी, कल एक नया वीडियो सामने आया जिसमें दोस्तों लाशों के ढेर लग रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लोग उठा रहे हैं और ये देखकर दोस्तों बहुत अफसोस होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तो उन बच्चों ने कुछ देखा ही नहीं था और उससे पहले ही दोस्तों उनको मौत आ गई। तो ये दोस्तों देश की दुनिया का बहुत ही बेकार दस्तूर है कि जगहों के लिए लोग लड़ते हैं, आप समझिए, और मरने के बाद अपने साथ क्या लेके जाते हैं दोस्तों, उसी 2 गज जमीन में या तो उनको दफना दिया जाता है या फिर दोस्तों उनको जला दिया जाता है। लेकर तो कुछ नहीं जाते हो साथ में, लेकिन मासूम लोगों की जानें लेकर पता नहीं इस देश को क्या मिलता है। जितने भी जगहों पर इस तरीके की चीजें होती हैं उसको रोकना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि ये चीज बहुत प्राउडली कर रहा है। इजराइल को शर्म आना चाहिए कि छोटे बच्चे हैं उसमें, और बच्चों पर तो दोस्तों सभी को तरस आ जाता है, लेकिन ये कैसे देश है दोस्तों जो लोग आपस में ही लड़कर बच्चों की भी जाने ले रहा है। आपको बता दे चले दोस्तों फिलहाल अब नहीं चलेगी बीजेपी की एक, जी हां आपको बता दे चले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी में खड़गे। दरअसल आपको बता दे चले मल्लिकार्जुन खड़गे का प्लान ऑन होगा। अब की बार खड़गे कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, एक्शन मूड में नजर आ रहा है खड़गे। दरअसल आपको बता दे चले 3 राज्यों में हार के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के बदलाव की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। खड़गे ने साफ कहा है कि फिलहाल जो जहां पर कमजोर है उसको हटाया जाएगा। यही नहीं दोस्तों आने वाले लोकसभा चुनाव इस बार विपक्ष के लिए आखिरी वो है जीतने का चुनाव मौका, क्योंकि अगर अब 2024 में भी दोस्तों लोकसभा चुनाव हार जाता है विपक्ष तो ये समझिएगा कि देश की पूरी स्थिति बिगड़ जाएगी और आने वाले समय में बीजेपी देश का क्या हाल करेगी आप देख ही रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब की बार 2024 में बीजेपी वापस आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बदलाव की हवा चल रही है। प्रधानमंत्री को देश की जनता अब सत्ता से बाहर करना चाहती है, क्योंकि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल असद
असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर उठाए सवाल। ओवैसी बोले फिलहाल धर्म के नाम की राजनीति करती है बीजेपी और जब तक वो ये राजनीति करेगी सत्ता में बरकरार रहेगी। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि बीजेपी चुनाव पर मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती, वो हमेशा धर्म की राजनीति करती है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की धर्म की राजनीति मेरी समझ से तो बाहर है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटते हुए साफ कहा कि बीजेपी की धर्म की राजनीति जनता के किसी काम की नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों ओवैसी के बयान के बाद भी कहीं ना कहीं बीजेपी में भगदड़ है। ओवैसी साफ कह रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है और वो खुलेआम करती है। इसी के बल पर और दोस्तों यही बात प्रशांत किशोर ने कही थी। प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी ने लोगों को यह विश्वास दिला दिया है कि जो उसका हिंदुत्व है वही सही है, इसीलिए लोग बीजेपी को बिना सोचे समझे वोट देते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से बढ़ सकती हैं 370 पर मुश्किलें। आपको बता दें चले तमाम लोग हुए 370 के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। दरअसल दोस्तों कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे फैसले सुना देता है जिस फैसले पर लोगों को सुनकर अच्छा नहीं लगता, और ऐसा एक बार नहीं हुआ है। ऐसा बाबरी मस्जिद के दौरान हुआ और जो किसान कानून के दौरान हुआ, जो उस वक्त यश बोबड़े थे, इससे पहले रंजन गोगोई थे और डीवाई चंद्रचूड़ पर तो लोग भरोसा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि शायद लोगों को डीवाई चंद्रचूड़ से उम्मीदें थी। पर दोस्तों सरकार के सामने कितना ही मजबूत जज क्यों ना हो, कहीं ना कहीं दबाव सरकार बनाती ही बनाती है। इस चीज का बार बार विपक्ष ये अंदेशा देता है, क्योंकि विपक्ष जो बातें कर रहा है इससे तो यही लगता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपको बता दे चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी की हालत हो जाएगी पतली। जी हां, आपको बता दे चले दरअसल दिल्ली, पंजाब, जगह जगह पर जहां दोस्तों विपक्षों की सरकार है, पश्चिम बंगाल, वहां पर अपने मजबूत कैंडिडेट उतारकर लोकसभा की तमाम सीटों पर राज करेंगी ये पार्टियां। दरअसल आपको बता दे चले लोकसभा की सीटें जीतने के लिए कांग्रेस बलिदान दे सकती है। बताया जा रहा है कांग्रेस जो है वो बलिदान देकर इन सीटों का आकलन बढ़ा सकती है, मतलब कि जहां पर कांग्रेस अपनी सीटें कम कर लेगी और विपक्ष को ज्यादा दे देगी अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि आपको बता दे चले इस बार कांग्रेस पूरी प्लानिंग में है कि वो सरकार बनाए, और दोस्तों सरकार तभी बन सकती है जबरदस्त तरीके से जब विपक्ष के पास सबसे ज्यादा सीटें आ जाए। माना जा रहा है इंडिया गठबंधन दोस्तों इस वक्त पूरे होश और जोश से सरकार चलाने को बेताब है, लेकिन दोस्तों अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है ना तो ये बीजेपी के लिए सबसे खतरनाक बात होगी, क्योंकि फिर इंडिया गठबंधन बीजेपी के साथ वो करेगा जो अभी बीजेपी तमाम विपक्ष के साथ कर रहा है, जैसे ईडी सीबीआई के छापे, उनको गिरफ्तार करवाना, उनके ऊपर कार्रवाइयां करना। जाहिर सी बात है जब बीजेपी सत्ता से बाहर होगी तो उसका नंबर आ जाएगा और फिर विपक्ष कार्रवाइयां करेगा। तो इस चीज से भी बीजेपी डरी हुई है। देखना यह भी होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ निकलता है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल आर्टिकल 370 हटने के फैसले पर जो है यहाँ पर उमर अब्दुल्ला बोले ये फैसला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमने कई साल तक किया था इंतजार। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल 30 तारीख तक चुनाव करा लिए जाएं जम्मू कश्मीर में। 370 की सुनवाई के बाद अब यह भी कहा जा रहा है कि अब चुनाव कराए जाएं। आपको बताते चले हालांकि जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला उन्होंने इस पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये फैसला कहीं से भी जम्मू कश्मीर के हक में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम उन्होंने कहा कि वो करते हैं सम्मान, लेकिन हम इस फैसले से बहुत दुखी हैं। जाहिर सी बात है डीवाई चंद्रचूड़ का ये फैसला दोस्तों कई लोगों को पसंद नहीं आया, बल्कि कई लोग क्या कहें ज्यादातर लोगों को पसंद ही नहीं आया है। आपको बताते चले दोस्तों महुआ मोहित्रा वाले मामले में घिर गई बीजेपी। महुआ मोहित्रा के ऊपर अब ममता बनर्जी ने निकाली भड़ास। ममता बनर्जी बोली बीजेपी महुआ से डरती है इसीलिए महुआ को किया है बाहर। आपको बता दें ममता बनर्जी लगातार ये आरोप लगा रही है कि महुआ मोहित्रा लोकसभा से पहले एक और सत्र अटेंड कर सकती थी, लेकिन बीजेपी ने जानबूझकर महुआ मोहित्रा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल मुझे प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ये जो चीज की है इसको लेकर उन्होंने काफी दुख भी जताया। उन्होंने कहा कि ये चीज बिल्कुल सही नहीं हुई है, लेकिन एक चीज तो साफ हो चुकी है दोस्तों, महुआ मोहित्रा के ऊपर ये जो भी ब्लेम लगे हैं इसको लेकर ममता बनर्जी ने घेरा। आपको बता दे चले दोस्तों हमास ने कर दी इजराइल की बोलती बंद, कई लड़ाकों को कर दिया ढेर। दरअसल दोस्तों लगातार हमास इजराइल की जंग में हमास जीत रहा है और इजराइल के लड़ाके ढेर हो रहा है। एक बार फिर से आपको बताते चले
इसराइल के कई ठिकानों पर हमास ने अटैक किए जिसमें से कई सैनिक मारे गए हैं। यही नहीं, हमास के पास इसराइल के सैनिकों की लड़ है, यानी कि बहुत लंबी तादाद में उन्होंने सैनिकों को बंधक बना रखा है। ऐसी एक चीज तो साफ हो जाती है कि आने वाले समय में इसराइल के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और हमास के लिए रास्ता आसान हो रहा है। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आप चाहते हैं हमास इसराइल की जंग रुक जाए।